Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the subject economics and that is related to semester 2 and this course is related to BCom honors, BA honors, English and political science. सारे ही स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सब्जेक्ट. ओके अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी इससे रिलेटेड जो कि आप लोगों को इस कोर्स को एक तरीके से गो थ्रू करने में हेल्प होगी. अभी सेमेस्टर सिक्स के एग्ज़ाम हुए थे बच्चों अराउंड वन एंड हाफ मंथ प्रीवियस. उस एग्ज़ाम के अंदर ना कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जैसे कि मनी हो गया और क्रेडिट मल्टीप्लायर हो गया, क्रेडिट क्रिएशन हो गया, ठीक है, जो कि आपके टॉपिक से एनी हाउ रिलेटेड है. उसमें मैंने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर रखे हैं एंड इट इज़ रिलेटेड टू सेमेस्टर 2 ऑल्सो. इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोग को गो थ्रू कराऊंगी उन पॉइंट्स से जो कि उस वीडियोस में मैंने अवेलेबल नहीं कराया और जो ये वीडियोस हैं वो चैप्टर के नाम के साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी क्योंकि वहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ जो डिस्कस कराया है वो डिटेल में आपको पूरा टॉपिक भी रिवाइज करवाए हैं सारे के सारे. जैसे मनी क्या है, मनी के प्रोसेस क्या होते हैं, मनी के कितने टाइप्स होते हैं और इसके मतलब सारी की सारी डिटेल में डिस्कशन कराई है. तो ये होने वाला है आपका कोर्स. मतलब इसमें अभी मैं आपको डिस्कस कराती हूँ. 1 मिनट सिलेबस की तरफ आते हैं. जैसे कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स है. तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगी कि इसके अंदर ये चैप्टर ये मैंने सेमेस्टर 6 वाली वीडियोस में नहीं डाला तो ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ और ये वाला टॉपिक उस वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप लोग उसको गो थ्रू ज़रूर से करना और ये मत सोचना कि सेमेस्टर 6 का है हमें कहाँ से काम आएगा, उसको गो थ्रू करके जाना. बच्चों ये लोग क्या करते हैं बस टॉपिक्स इधर से उधर कर देते हैं, बाकी जो सेमेस्टर हैं वो 2 और 3, 4 ऐसे कर देंगे और जो आपके टॉपिक्स हैं वो एनी हाउ सिमिलर रहते हैं. जैसे कि इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम उसमें भी था, नेशनल प्रोडक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें भी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मनी की सप्लाई, मनी के प्राइजेस, क्रेडिट क्रिएशन, डिमांड फॉर मनी, उसके डिटर्मिनेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी. इवन मॉनेटरी पॉलिसी के साथ फिस्कल पॉलिसी भी था उसमें, ठीक है. तो ये सब हो गए और एक सेकेंड मैं आपको और गो थ्रू करवाना चाहती हूँ. ये आपका इसी का टॉपिक है, जस्ट अ सेकेंड. ये भी आपकी बुक है, ये देख लो, सेमेस्टर 2. इसमें चैप्टर नंबर 10 से 15 रहने वाले हैं, ठीक है. तो अब इसमें भी देखो, इसमें इन्फ्लेशन जो कि मैंने उसमें नहीं कराया, इन्फ्लेशन जो कि सेमेस्टर 6 में नहीं था तो वो यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, इक्विलिब्रियम आउटपुट, फिर उन्होंने कीनीजियन मॉडल ये भी मैंने कराया है, ISLM और फिस्कल एंड मॉनेटरी मल्टीप्लायर भी मैंने पूरा डिस्कस कराया है. तो जो ऑलरेडी डिस्कस है उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी और जो डिस्कस नहीं है उनके आपको पॉइंट्स प्रोवाइड कर दूंगी, सारा डिस्कस कर दूंगी ताकि आप लोग जो सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, जिन्हें प्रैक्टिकल्स में, इवन प्रैक्टिकल्स बहुत डिटेल में करा है, इवन प्रैक्टिकल्स की एक वीडियोस में अराउंड 24,000 व्यूज़ हैं. तो आप लोग सोच सकते हो कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट रही होगी. आई थिंक 23.6 या 24 इतने 1000 व्यूज़ हैं. तो आप लोग सोच सकते होगे कि वो कितनी इम्पॉर्टेंट वीडियो रही है, ठीक है. तो उसके अंदर ना सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस करा है. तो अब बिना बहुत सारी डिस्कशन हो गई आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड किस तरीके से आपका कंटेंट रहने वाला है वो तो थोड़ा डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स किसने दिया है. ये साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि पब्लिकेशन एडम स्मिथ ने दिया है. इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि ये जो हमें स्केयर रिसोर्सेज हैं, जितनी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, तो उनको कोप अप करने के लिए हम इकोनॉमिक्स की डिस्कशन करते हैं. क्योंकि अगर दोनों ही चीज़ एक अमाउंट में हो जाए ना, जैसे कि मान लो हमारी वांट्स हैं वो लिमिटेड हो जाएं या हमारे पास जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हो जाएं, तो हमें रिसोर्सेज की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं
जैसे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वाटर अनलिमिटेड है, कितना भी फेंको, कितना भी वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इकोनॉमिक्स की स्टडी वहीं पे होती है जहाँ पे स्केयर रिसोर्सेज हैं, ये दोनों वर्ड्स, स्केयर रिसोर्सेज हैं और हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो इन दोनों के लिए हमें जो है इनके बीच में बैलेंस बिठाना पड़ता है कि हमारे लिए अभी क्या अप्रोप्रिएट है, तो उसके लिए हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द एलोकेटिव डिसीजन ऑफ इंडिविजुअल हाउसहोल्ड बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक्स एजेंट operating in the society and how society itself allocates its resources, या तो खुद कैसे बना रही है या दूसरों से कैसे डिराइव कर रही है, उसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो जो एक्टिविटीज़ हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते थे पहले के टाइम पे, इकोनॉमिक्स और नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक में हमारी कौन सी टर्म्स आ जाती थी, जो मेजरेबल है, मनी टर्म्स होती थी, और नॉन इकोनॉमिक्स में हम लोग जो मॉनिटरी नहीं है, जैसे कि एक मदर है वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, तो वो मनी की टर्म्स में नोट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो उसी की बिजनेस कर रही है, फूड प्रिपरेशन का बिजनेस कर रही है, तो उस केस में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर की जाती है। फिर हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल की स्टडी करते हैं, जब हम छोटे लेवल पे स्टडी करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम ग्रुप को एज अ होल ट्रीट करते हैं। इसमें आपका इंडिविजुअल डिमांड आ गई, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर आ गए, कंज्यूमर आ गए, ठीक है, जबकि यहाँ पे एग्रीगेट मींस ग्रुप में डिस्कशन होती है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर कर रही है, गवर्नमेंट कैसे फ्लो करके लेके चल रही है। तो इन सब चीज़ों की डिस्कशन आपकी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में रहती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि जो मैक्रो वेरिएबल है, ग्रुप के जो वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। और जो माइक्रो जब हम मैक्रो की स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो माइक्रो वेरिएबल है, माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप डिफरेंशिएशन में नोट कर सकते हो, और इसका डिटेल में डिफरेंशिएशन का टॉपिक भी कराया हुआ है मैंने, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। नाउ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जब हम प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। जब फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की बात करते हैं तो या तो वेजेस की फॉर्मेट में, रेंट की, इंटरेस्ट की, प्रॉफिट की, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्कोप क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप इतना ज़्यादा वाइड नहीं है एज़ कम्पेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि एक ह्यूज लेवल पे स्टडी होती है, इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट में, थ्योरी ऑफ जनरल लेवल में, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं तो जब तक हम मैक्रो की स्टडी नहीं कर सकते, जब तक हम इंडिविजुअल की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिविजुअल मिलके ही ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। और जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इसी से हमें माइक्रो इकोनॉमिक की स्टडी रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है क्यों चैलेंजेस है, मैक्रो इकोनॉमिक्स मोस्ट चैलेंजिंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज यूज मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल, जो कि रिलेशनशिप बिहेवियर बताते हैं वेरिएबल्स का, और इनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, जो कि प्रेडिक्ट कर पाना इतना इजी नहीं होता। ये इंटर रिलेशनशिप भी बताता है किसका, एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल का गवर्नमेंट के मैटर्स पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्किंग एंड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बताता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्किंग एंड इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बताता है। इट एक्सप्लोर्स द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, स्मूथ ऑप्शन फ्लक्चुएशन, सस्टेनेबल प्राइस, मेंटेन सस्टेनेबल प्राइस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करता है जो कि एनी हाउ गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, उन इकोनॉमिक को गाइड कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी है। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजेस, प्राइजेस, एक्सचेंज रेट्स एंड प्रोडक्टिविटी आर इन लाइन सो दैट द फर्म कैन मार्केट दियर प्रोडक्ट, फर्म मार्केट कर सकती है प्रॉफिटेबल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के साथ इंटरकनेक्ट हो सकती है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की बात करते हैं। मेजर इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, ये इम्पॉर्टेंट है बच्चों। एक आपका इसमें से डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो माइक्रो इम्पॉर्टेंट है, और एक आपका इसमें इम्पॉर्टेंट है मेजर इकोनॉमिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इश्यूज कौन से हैं। एक तो बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल देख रहे हो आप लोग, ये रियल जीडीपी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये टाइम को। जब आप मेजर इकोनॉमिक इशू की बात करोगे तो इस तरीके के जो डायग्राम्स बनाओगे उससे आपका जो क्वेश्चन की लेंथ भी इंक्रीज होगी, और जो एक तरीके का कंटेंट एग्जामिनर को चाहिए वो भी इन्हेंस होगा। जैसे कि जब इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है तो वो बूम पीरियड पे जाती है जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होगा, पीक टाइम मिला, उसके बाद फिर वो डिप्रेशन टाइम में चलती है, डिप्रेशन नहीं डिक्लाइन होना शुरू कर देती है, जिसको रिसेशन पीरियड कहते हैं। फिर वो और नेगेटिव पीरियड में चली जाती है और वहाँ सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे पहुँच जाती है डिप्रेशन का टाइम। फिर वो रिकवरी फेज़ में आती है, धीरे धीरे अपनी फेज़ में आती है, रिकवर करना शुरू करती है, एंड देन फिर वो पीक पॉइंट पे पहुँच के फिर बैक करके फिर अगेन एंड अगेन दिस सर्कल दीज ट्रेंड में भी फॉलो। तो इसी तरीके से बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये हमारी इकोनॉमी में चलता रहता है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ है क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लिया, स्टडी कर ली एंड दैट इज ऑल। आपको आगे ईच एंड एवरी कंट्री वांट टू अचीव हाई ग्रोथ रेट, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रेट चाहिए कंपनी को, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए, कंट्री के पीपल को सारे रिसोर्सेज चाहिए, मैक्स टू मैक्स रिसोर्सेज चाहिए। तो वो सब हमें कहीं ना कहीं ये एक इकोनॉमिक इशू है जो कि हमें मेजर इकोनॉमिक इशू को मतलब समझने में हेल्प करता है। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, इन्फ्लेशन, लिविंग स्टैंडर्ड ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना चाहते हैं हम लोग। इन्फ्लेशन का मतलब जब प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है, तो कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन इज समहाउ नेसेसरी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। इन्फ्लेशन इम्पॉर्टेंट है आपका एग्ज़ाम मतलब इकोनॉमिक्स के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब है मान लो 10 रुपये की चीज़ 12 रुपये की हो गई, लेकिन थोड़ी सी महंगाई बढ़ी, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि 10 रुपये की चीज़ 20 की हो गई तो ये हाइपर इन्फ्लेशन कहलाता है। हाइपर इन्फ्लेशन, जब आप इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पढ़ोगे तो देखोगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो उस सिनेरियो के अंदर आप ये समझते हो कि ये इकोनॉमी को बूस्टअप नहीं करता, ये इकोनॉमी को बेकार कर देता है और इकोनॉमी फिर डाउन फेज में चली जाती है। तो अगर आप ये ध्यान दो कि इन्फ्लेशन इज समहाउ नेसेसरी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन अगर यही हाइपर इन्फ्लेशन का फेज चला जाएगा तो कंपनी जो आपकी इकोनॉमी है वो इसमें चली जाएगी, डिप्रेशन के टाइम पे चली जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है जिसकी स्टडी हमें करनी पड़ती है। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और ये कीन्स ने दिया था। ये डिप्रेशन के टाइम पीरियड की बात करता है, और अनएम्प्लॉयमेंट आज की डेट में कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, दैट इज़ वाई अनएम्प्लॉयमेंट बहुत लार्ज लेवल पे फैला हुआ है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इशू फॉर मेजर इकोनॉमिक इशू है ये। और फिस्कल इम्बैलेंसेस आप देखते हो गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट में ज़्यादा जाती जा रही है, डेफिसिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सरप्लस। आप देखते हो ट्रेड में डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, इनविजिबल ट्रेड में डेफिसिट हो रहा है, हर जगह पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, टू सॉल्व इट गवर्नमेंट मेक फिस्कल पॉलिसी इन गवर्नमेंट कैन रेज देयर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। तो फिस्कल इम्बैलेंसेस भी एक इम्पॉर्टेंट मेजर इशू रोल प्ले करता है। फिर स्टॉक और फ्लो की बात करूँ तो स्टॉक एट अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जबकि फ्लो होता है वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड होता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड होता है, ये पीरियड ऑफ टाइम पे रिकॉर्ड होता है। फिर उसके बाद देखो आगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एग्रीगेट जैसे कि
मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल को और उनकी परफॉर्मेंस को, एक सेकेंड बच्चों,